नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर साप्ताहिक शेयर बाजार का विश्लेषण सुभाष जी के साथ में, जो 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक करने वाले हैं कि 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में शेयर बाजार हमारा कैसा रहने वाला है। हम सुभाष जी से ये भी समझेंगे अगले अगले सप्ताह की क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इराक और यूएस का युद्ध दोबारा से छिड़ा, दोबारा से एस्केलेट हुआ, अब उसके बाद क्या स्थिति बनी है, क्या ग्लोबल क्यूज कह रहे हैं और क्या बाजार में जिस तरह से भी हमने लास्ट के 2 दिन तेजी देखने को मिली, क्या ये तेजी कायम रहेगी? क्योंकि हमने पिछले सप्ताह ही देखा था कि 24,500 के पार भी निफ्टी ने अपना मार्क दर्ज किया था, लेकिन फिर जब ये यूएस और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा बढ़ा तो उसके बाद से फिर वापस 24,000 के नीचे मार्केट आ गया था। तो अब आगे क्या संभावनाएं हैं? और जिस तरह से यूएस की मार्केट में, दूसरी बाहर की मार्केट्स में सेमीकंडक्टर और चिप्स को लेकर और एआई को लेकर जो मार्केट में एक भरोसा जताया जा रहा है दोबारा से, क्योंकि शेयर्स उनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के, सैमसंग के अच्छे रिजल्ट्स आ गए और एसके हाइनिक्स जो यूएस में अभी नया स्टॉक दर्ज हुआ है, उसकी भी जबरदस्त लिस्टिंग हुई, 13% हाई, वो भी चढ़कर वहां पे बंद हुआ है। तो इन सब स्थितियों के बीच में भारत का आईटी सेक्टर किस तरह से काम कर सकता है, आगे क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, और जो 26,000 के पार, यानी कि आई थिंक 26,342 का हमारा लाइफ टाइम हाई था निफ्टी का, वो अब वापस हम कब तक इसको रिक्लेम कर सकते हैं, इन सब विषय के ऊपर हम सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। जी। हाँ जी। तो सुभाष जी, अब सवाल तो एक ये है, क्या जो मैंने 26,342 बोला वो क्या फिगर ठीक बोली शायद, कि जो हमारा लाइफ टाइम हाई था इसी के आसपास था शायद कहीं? वो इसी 26,300 प्लस है। अब वो एग्जैक्ट तो जी, देखना पड़ेगा, है एग्जैक्ट, ना, हाँ। बाकी ठीक कोई है, खास ठीक बात ठीक नहीं है। हाँ जी। ठीक है। तो सुभाष जी, अब ये बताइए, जिस तरह से भी हमारा मार्केट हमने देखा कि पिछले सप्ताह बढ़ रहा था, 24,500 के ऊपर चला भी गया था, क्योंकि आई थिंक जो हमारे Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उनको लेकर मार्केट में सेंटिमेंट्स बड़े अच्छे मजबूत हो रहे थे। लेकिन फिर ये जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं और जो एक कहते हैं ना सेलिब्रेशन का माहौल है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ यूएस ईरान की वजह से ही खराब हुआ? और अगर ये खराब हुआ है तो क्या आगे संभावना फिर खराब होने की नजर आ रही है, बनी रह सकती है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं चाहता हूँ। देखो रविंदर जी, ईरान और यूएस की एमओयू हो गया था, है ना। जी। और ईरान ने क्या है कि ईरान जो है ना, मन से रिकनसाइल नहीं कर पाया। वहाँ हार्डलाइनर्स जो हैं, वो जो शिप्स थे, 2-3 शिप्स जा रहे थे, तो उनको अटैक कर दिया। वो अटैक का कारण क्या था कि उनसे परमिशन नहीं ली। हालांकि कोई टैक्स नहीं था, लेकिन परमिशन लेनी चाहिए। एक रूट उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, उसको वो डेविएट कर गए। और इसकी हम्म। वजह से 2 दिन उन्होंने अटैक किया। एक दिन एक शिप पे किया, अगले दिन 2 शिप पे किया। फिर यूएस ने सैटरडे को बम्बारमेंट कर दिया तगड़े तरीके से, और 80 लोकेशंस पे उन्होंने बम्बारमेंट किया। और ट्रंप ने, नेटो की मीटिंग थी, वहीं से उन्होंने ऑर्डर दिए, और वहां से ही उसने कहा कि हमारी संधि खत्म है। नहीं, फिर अब उसके बाद बीच बचाव हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो भी शहबाज शरीफ, और वो जो मिलिट्री हेड है, क्या नाम है नहीं, मुनीर, जी। है ना। तो उन्होंने जी। भी परसुएट किया दोनों तरफ से। और फिर ये समझ आया कि सैटरडे को मीटिंग होगी। और यूएस के ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान की रिक्वेस्ट पे हम सैटरडे को मीटिंग कर रहे हैं। फिर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई, हमने तो कोई रिक्वेस्ट करी नहीं, और हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और हम, हमारी जो 2-3 ईरान से वो इजराइल अटैक रुके, वहाँ से मिलिट्री उनकी विड्रॉ हो, और हमें यूएस अलाउ करे कि हम अपना एक्सपोर्ट नॉर्मल तरीके से कर सकें, है ना, जो विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। तो हम, हमारे को तब हम करेंगे मीटिंग, अदरवाइज हम तो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी परसुएशन चल रही है वहाँ से, बीच बिचाव चल रहा है। हालांकि क्रूड के प्राइसेस जो $80 तक चले गए थे ब्रेंट क्रूड के, वो अब 76 पे ब्रेंट है, और 73 के करीब WTI की। यूएस, हाँ, जी। क्रूड है। तो
उससे नहीं लगता कि अब ये एक्सकेलेट फर्दर होगा। और जैसे पिछली वीक में भी कहा था कि वार जो है किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। और दोनों टैक्टिकल तरीके से एक दूसरे को प्रेशर बनाते हुए अपनी टर्म्स को बेटर करने के लिए यह नहीं वो बीच बीच में इरिटेंट स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज दोनों नहीं चाहते और बीच बिचाव भी हो रहा है। तो देखो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इरिटेंट होना चाहिए। मार्केट अपने आप में एक बैरोमीटर है और क्रूड के प्राइसेस भी एक बार टूट गया था मार्केट और फिर वापस 24,200 के ऊपर क्लोज हुआ निफ्टी और बैंक 58,046 पर क्लोज हुआ। तो ये अपने आप में सबूत है कि मार्केट और क्रूड के प्राइसेस कि ये एस्केलेट फर्दर नहीं होना चाहिए। एस्केलेट फर्दर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुभाष जी एक चीज और मेरे दिमाग में था, मतलब बड़े सारे निवेशकों के मन में भी चीजें रहती हैं कि जैसे अभी हमने देखा था परसों जब क्रूड के दाम बढ़े थे और उसके साथ साथ मार्केट गिरा था, तो ये कहा जाता है कि जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, जैसे एविएशन है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे एफएमसीजी है, यानी कि जहां जहां क्रूड की इस्तेमाल होता है उनकी दामों में बढ़त आ जाती है। तो एविएशन सेक्टर में स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो इंडिगो है, इंटर ग्लोब एविएशन, तो उसके प्राइसेस में मतलब क्रूड के दाम बढ़ने के बावजूद भी है उम्मीद ये करी जा रही थी उसके प्राइसेस गिरेंगे, तो जबकि उसके प्राइसेस उसके शेयर के दामों में उछाल आ गया। तो कहा यह गया कि भाई उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो है पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया, उनकी बढ़त आ गई है, उनको काम ज्यादा मिल गया, इस वजह से मार्केट में इंडिगो के शेयर्स उछल गए। तो क्या सुभाष जी जैसे कहते हैं कई बार कि जब भी हम कोई शेयर चुने, कोई भी शेयर चूज करें, कोई भी स्टॉक चूज करें, तो सिर्फ एक पैरामीटर को ना ध्यान में रखें, मल्टीपल फैक्टर्स क्या उसके ऊपर काम करते हैं, और वो अगर मल्टीपल है तो कौन कौन से होते हैं? देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उनके पैसेंजर्स वो आई थी फिगरें करोड़ों में है और बहुत ऑल टाइम हाई पैसेंजर ने सफ़र किया है उनकी फ़्लाइट्स के ऊपर, उनके रूट्स बढ़ गए हैं, वो फुल स्ट्रेंथ के ऊपर वो इंडिगो फ्लाइट कर रहा है और पैसेंजर डे बाय डे, टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, लोकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फैक्टर है। और प्राइस तो देखो एक बार जो क्रूड के प्राइसेज है उसका एक इनपुट है, लेकिन रेवेन्यू यदि फुल कैपेसिटी पे चले, मान लो 70% 80% पर चले और एक 80 प्लस पे चले और ये है ना, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। रेवेन्यू सब कुछ कवर कर देता है एक्सपेंसेस। बाकी क्रूड के प्राइसेस बीच में बहुत तेजी से बढ़े थे, फिर स्टेबलाइज भी होने शुरू हो गए, कम भी होने शुरू हो गए और ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 2 महीने देखो ना, फरवरी में ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था, जी, फिर 28 फरवरी को अप्रैल के अंदर क्रूड के प्राइसेस मैक्सिमम थे, बाकी फिर पहले मार्च में भी रीजनेबल थे, फिर अप्रैल मई को छोड़ दें, फिर जून में भी रीजनेबल हो गए, जुलाई में ठीक है चल रहे हैं, अब तो डाउन ही है और अगस्त में आने वाले टाइम में और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये वार और एस्केलेट नहीं होती है तो और नीचे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल। सब और है, सुभाष जी जैसे आपने कहा ना कि फोरकास्ट ये भी बेटर मतलब है। हाँ जी। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि अगर कमाई बढ़िया हो तो फिर खर्चे भी जैसे भी हो एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो अगर हाँ जी। अगर खर्चे बढ़ाने तो कमाई उससे ज्यादा बढ़ानी चाहिए। तो इसी तरह से जैसे आपने कहा कोई लागत तो बढ़ गई क्रूड ऑयल की, लेकिन उनकी कमाई ज्यादा बढ़ गई, तो इस वजह से उसमें भी मार्केट में उनके प्राइस स्टॉक में उछाल आ गया। अब सुभाष जी हम अगर आगे देखें जैसे नेक्स्ट वीक के लिए, तो आपको ये कौन कौन से सेक्टर्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर्स में तेजी दिखाई दे रही है और जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? और साथ के साथ एक क्वेश्चन और साथ के साथ में लगा देता हूं, जो आईटी सेक्टर में जो टीसीएस का रिजल्ट आया बड़ा अच्छा आया है, तो क्या बाकी जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट हैं उनकी भी संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही है? देखो पहली बात तो इस वीक के अंदर एफआई का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों की परचेज है, जी तो एफपीआई की सेलिंग नहीं है ना, एक तो ये है। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, है ना। जी रियल्टी इंडेक्स आप देखें तो 5.37% बढ़ा है, 5.37%। जी सर जी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखें तो 3.74% बढ़ा है। आईटी जी 2.08% बढ़ा है।
मेटल 0.722% बढ़ा है। मीडिया डाउन है 1.85%, एफएमसीजी डाउन है 1.57%, इंडिया डिफेंस डाउन है 0.93%, हेल्थ केयर डाउन है 0.63%। रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है 95.32 एज अगेंस्ट लास्ट वीक 95.22 के अगेंस्ट 95.20 ऊपर में 94-96 अप्रिशिएट होके 94-96 तक नीचे हो गया है और लो जो गया है 95-60 तक गया है। तो ये इसका है। बाकी आप देखें तो एफआई का परचेजिंग 4,870 करोड़ हुई है इस वीक के अंदर और डोमेस्टिक की 8,276 करोड़ की हुई है। मार्केट कैप बीएससी का 1,55,000 1.55 लाख मार्केट कैप बढ़ा है ना। और देखिए यदि हम यूएस वगैरह का देखें तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव एक टैरिफ लगाया है 12.5% यूएसटीआर ने, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने। तो वो क्या है, जैसे हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो 12.5% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 301। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको रिव्यू करने के लिए यूएस को रिक्वेस्ट की है कि ये गलत है, हम 301 में उसमें पर्टेन नहीं करते हैं और फोर्स लेबर बोलते हैं इसको कि, तो वो इसको रिव्यू करने के लिए बोला है। और हमारा अब आगे आने वाला टाइम में यदि हम वार को इग्नोर कर दें तो आगे आने वाली चीज़ें क्या है, मॉनसून कैसा रहेगा। हालांकि जुलाई के अंदर मॉनसून थोड़ा बेटर हो गया है और मॉनसून कैसा रहेगा, यूएस ट्रेड एग्रीमेंट कैसा रहेगा। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है 3 स्टेट पर विजिट किया है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ भी कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एग्रीमेंट्स के लिए बातचीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का परचेज की बातचीत है ना। तो इससे एनर्जी हमारी काफ़ी बेटर होगी और मैं क्योंकि और कोस्टिंग भी उसमें कम आएगी, है ना। और इंडोनेशिया से भी डिफेंस के अंदर हमें काफ़ी ऑर्डर मिले हैं मैंने, और संभावना भी है। और न्यूजीलैंड से भी हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ऑलमोस्ट 95% आइटम जीरो टैक्स लगेंगे। और हम जो इंपोर्ट करते हैं उस पर भी हम धीरे धीरे अपने टैक्सेस को कम करेंगे। तो ये देखिए, ये चीज़ जो विजिट हुई है ये बहुत तीनों कंट्री की बहुत पॉजिटिव है। यूएस से हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, मोर लाइकली है ना। तो टैरिफ हमारे कम हो जाएंगे। और जो आपने बात करी SK नाइसिक्स, वो अभी लिस्ट हुआ है। हाँ हाँ, वो अभी यूएस में लिस्ट हुआ है और बड़ा 13% पहले दिन ही उसके अंदर रेट बढ़ गए हैं लिस्टिंग से। तो इससे यही है, पीछे यहाँ पे डाउन थे 20% तक डाउन हो गए थे, लेकिन वहां से सेंटिमेंट सभी के उसके बेटर हो गए। तो बाकी आप यदि देखें तो डाटा सेंटर इंडिया का मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का 14 बिलियन यूएस मार्केट क्लाउड मार्केट का डाटा, लोकल डाटा का है। इंडिया के अंदर जो डाटा है वो 20% वर्ल्ड का डाटा है और अवेलेबिलिटी क्लाउड की 2-3% है। तो दैट मीन्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज येट टू कम, है ना। तो इसमें बहुत सारे टारगेट हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 17 बिलियन अभी इसका क्लाउड का मार्केट है, जो कि 2030 तक 44 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है। मतलब CAGR 22% का, है ना। और 5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टेड इन डाटा सेंटर सेक्टर बाय इन लास्ट 3 इयर्स, है ना। और रिलायंस जियो ने 110 बिलियन का कमिटमेंट है नेक्स्ट 5 ईयर में, है ना। और अडानी कोनेक्स 100 बिलियन यूएस डॉलर का कमिटमेंट है इस इंडस्ट्री में। 5 गीगावाट AI रेडी डाटा सेंटर कैपेसिटी बाई 2035। तो मतलब बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है। और हम ये जो कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि 22% CAGR से क्लाउड के अंदर, क्योंकि आप समझो जैसे SMC है, SMC ने
अपना आउटसोर्स कर दिया। अपना डाटा जो है ट्रेडिशनली हम जो रखते थे अपने सर्वर पे या को लोकेशन पे, तो हमने अब क्लाउड के ऊपर बहुत आउटसोर्स। सारा डाटा हमने आउटसोर्स कर दिया है। तो ये जी क्या है कि इसमें बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया 20% डाटा इंडिया का, वर्ल्ड का 20% डाटा इंडिया में है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां बाहर की आ रही है, अमेजॉन है ना, ये बाहर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है ना, तो ये यहाँ पे इसके अंदर मार्केट में आ रही है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप इसका लगता है। ब्लैकस्टोन है वो कमिटेड है 5 गीगावाट डाटा सेंटर कैपेसिटी इन इंडिया, 30 बिलियन US डॉलर का करेंगे, है ना। और प्रिंसटन डिजिटल कॉर्प ग्रुप 2.5 बिलियन US डॉलर इसमें है। टीसीएस का 2 बिलियन US डॉलर है डाटा सेंटर प्लेटफॉर्म, है ना। तो 800 मेगावाट से दिसंबर 2022 में ये 1.6 गीगावाट दिसंबर 2025 में हो गया। तो जी तो और हर महीने 650 से 700 एनुअल कैपेसिटी हर महीने बढ़ रही है ना। तो 25 बिलियन एक्सपेक्टेड पीई इन्वेस्टमेंट इंडियन डाटा सेंटर बाय 2030। एक हमारा जैसे फॉरेक्स एक्सेस डाउन हो रहा था, वो हमारा 7.26 बिलियन US डॉलर बढ़ा है। मतलब अब हमारा पिछले वीक 674.19 बिलियन US डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया। तो ये और ये कंपनीज लाइक योटा, E2E, नेक्स्ट जेन, नीसा आर इन्वेस्टिंग इन डाटा सेंटर टू सेटअप AI इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन ये तो यूएस जायंट्स बिल्कुल। लाइक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 57 बिलियन डॉलर इन डाटा सेंटर। तो इंडिया जी में भी, और पीछे मैंने आपको वीक में बताया था कि सेमीकंडक्टर का प्लांट गुजरात में लगा है, तो वो भी आप जी देखें, इम्पोर्टेंट है। और जी नेक्स्ट वीक जो है ना, 2 इशू आने की उम्मीद है, एल्पाइन ओके। टैक्स वर्ल्ड और एसबीआई फंड मैनेजमेंट का। और कुछ हम्म 2-1 स्टॉक लिस्ट होंगे। और चाइना का जीडीपी डाटा आएगा, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट्स आने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और टीसीएस का आपने मैं बात करी, टीसीएस का रिजल्ट म्यूटेड था, ग्रोथ नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से वो अपना बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं। तो हाँ मैं सुभाष जी, उसमें उसमें से टीसीएस की बात की, रेवेन्यू वो था, बट उनके पास ऑर्डर तो बहुत ज्यादा नहीं थे जो उन्हें लगा कि भाई वो शॉर्टफॉल है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अभी तो उनको मान लीजिए प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट बढ़ के आ गया, लेकिन जब उनके पास ऑर्डर ही नहीं है तो कि आगे वाले समय में तो फिर उनका रेवेन्यू घट सकता है, प्रॉफिट में नहीं भी नहीं दिक्कत आ सकती है। आगे की गाइडेंस उन्होंने बेटर दी है। और ओके। इनका एआई से भी 2.5 बिलियन US डॉलर का एआई से भी उनका रेवेन्यू आया है। और ये इसमें टाई अप भी किया है, डाटा सेंटर में भी बिग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, और आगे के क्वार्टर का गाइडेंस बेटर है। और इस क्वार्टर के क्वार्टर का रिजल्ट्स गाइडेंस जो है। आएंगे वो बैंकिंग हम्म सेक्टर के, है ना, और ये ऑटो सेक्टर, और इनमें कुछ पॉजिटिव आने की काफी उम्मीद है। हम्म बिल्कुल शिवाजी, आगे समझते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ जाएगा, गैप अप खुलेगी मार्केट या गैप डाउन खुलेगी। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैं इन्वेस्टर्स के लिए पूछना चाहता हूं कि जैसे जब कोई व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो बनाता है, जो चाहे वो 1 लाख रुपए लगा के बनाए या 1 करोड़ रुपए लगा के बनाए, तो उसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें मस्ट हैं कि ये सेक्टर्स तो उसके पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए और ये सेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से? तो रविंदर जी, ऐसा नहीं है, हर सेक्टर कभी ना कभी, कुछ सेक्टर अभी चलते हैं, कुछ सेक्टर नेक्स्ट क्वार्टर में चल जाते हैं, ऐसा है। जैसे इस बार हम सोच रहे हैं बैंक्स के, ऑटो के, एफएमसीजी के Q1 जी में रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, तो ये सेक्टर अभी बूम पे है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है एवरी टाइम, कभी आईटी सेक्टर बूम पे आ जाता है, कभी
दूसरे सेक्टर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्टर, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, ईवी सेक्टर, एफएमसीजी है, आईटी है, डिफेंस है। फार्मा। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एवरी टाइम यू हैव टू रिव्यू कि भी कौन सा सेक्टर अभी है बूम में, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यानी कि सेक्टर रोटेशन व्यक्ति को समझना चाहिए, और जिस तरह से जो बूम में हो हाँ, उसमें वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक वो स्टैंडर्ड इन्वेस्ट करना। सेक्टर मैं बता दूं और वो हमेशा के लिए सही रहे, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब जब जब लगे कि ये वाला सेक्टर वीक हो रहा, तो वहां से निकल के जिसमें ग्रोथ दिखाई दे रही उधर उसको मूव कर जाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सुभाष जी, एक और सवाल। मान लीजिए फॉर अगले 5 साल के लिए बात करूं या अगले और 10 साल के लिए बात करूं, तो आपको कौन से सेक्टर्स में, अगर 3 सेक्टर्स आपको चुनने हो कि भाई 10 साल के लिए, अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए अगर मुझे इसमें पैसा लगा के भूल जाना है, तो वो कौन से सेक्टर्स है? देखिए, एक जैसे मैंने भी बताया, डाटा सेंटर नेक्स्ट 10 ईयर में बहुत जबरदस्त इसमें बूम है ना। और एआई सेक्टर में जैसा आ गया है ना, तो ये आने वाला टाइम एआई का है, और ये डाटा सेंटर सेमीकंडक्टर का बहुत जबरदस्त है। दूसरा, ईवी सेक्टर का बहुत बड़ा बूम है आने वाले टाइम में, है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह पे। और जैसे अभी ऑटो सेक्टर में बड़ा अच्छा डिमांड में रहा, लेकिन कैपेक्स वगैरह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एनर्जी सेक्टर बहुत डेफिशिएंसी एनर्जी की, है ना, तो ये बहुत ये सेक्टर बहुत चलने की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर जब भी कभी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, एनबीएफसी बैंकिंग, ये सेक्टर खूब चलने की उम्मीद है। तो ये मैंने जो बताया है, ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अब सुभाष जी, एक चीज और बात, कि जैसे अभी एसके हाइनिक्स, जिसकी आपने भी कहा कि भाई 13% जो यूएस में लिस्ट हुई है, 13% पहले दिन ही उसको ग्रोथ मिल गई, और लगभग शायद $26 बिलियन उसने जुटा भी लिए हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। उस एसके हाइनिक्स का, यानी कि यूएस में जिस तरह से वो लिस्ट हुई है, उसका इंडिया पे हम किस तरह से उसका इम्पैक्ट देखें, किस तरह से हमको उसको लेना चाहिए, समझना चाहिए? देखो, इम्पैक्ट ये है कि इंडिया में हम समझ गए हैं कि भाई रोल जो है क्लाउड, डाटा, एआई, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, इन सब का भविष्य है नहीं। अब जैसे जो चाइनीज रेयर अर्थ की कंपनीज हैं, वो डिक्टेट करती है जापानीज को, पहले दे रहे थे सस्ते में, अब वो बहुत महंगे में मिलता है। वो अब डिक्टेट करते हैं कि हमारे ये चीज़ खरीदोगे तो हम ये आपको रेयर अर्थ सप्लाई कर देंगे। यूएस को डिक्टेट करते हैं, जब भी कोई टैरिफ लगा देते हैं। तो आपकी मोनोपोली ऐसी चीज़ों में है, तो हैं आप डिक्टेट कर सकते हो। तो इंडिया को अब समझ में आ गया है, अब जहाँ पे ये रेयर अर्थ या रिसोर्सेज या, तो हम उसमें टाई अप कर रहे हैं, और हम भी अपने आप को एडवांस कर रहे हैं। जैसे मैंने पीछे भी बताया था, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। मैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है। ये मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे हम पीएलआई के अंदर बहुत इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि भी मॉडर्न चीज़ें जितनी हैं उनको इंसेंटिवाइज देके उनको प्रमोट करें, और हम तेज़ी से इस पर वर्क कर रहे हैं। जी, बिल्कुल तेजी से वर्क करें। अब सुभाष जी, एक चीज आपको ध्यान होगा, आज से हम 3-4 महीने पहले लगातार ये बात करते थे और आपसे पूछते थे कि भाई साहब ये बताइए, सिल्वर में और गोल्ड में बड़ी तेजी आ रही है, तो इसका क्या सिचुएशन बनेगी? तो आप हर प्रोग्राम में, हर उसमें वीक में भी बोलते थे कि तेजी आ रही, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये जब भी गिरेगा तो 30-35% की भयंकर गिरावट आएगी जरूर, क्योंकि सट्टे में फंसा हुआ है। तो अभी मैं देख रहा था, तो वो तकरीबन 30-35% ही अपने टॉप से नीचे आ चुका है। तो जब टॉप से वो नीचे आ चुका है, तो अभी क्या आपको लगता है ये और नीचे जाएगा, या यहाँ पे आके मजबूत हो गया है, अब इसके ऊपर ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा है, नीचे और नहीं जाएगा? इसको किस तरह से आप देखिए, देखते देखिए रविंदर जी, पीछे जो गोल्ड की जो ये ईटीएफ हैं, इनमें हैं? पैसा निकल रहा था, अब वापस जी। इस महीने आया है। तीन साढ़े हम्म। तीन हजार करोड़ रुपए है, इनके ईटीएफ में पैसा आया है। तो इसलिए वो तेजी है ना, थोड़ी सी बीच में तेजी भी आ गई थी गोल्ड के अंदर, है, जी। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा तेजी वाली बात नहीं है। अभी स्टेबिलिटी से ही है मार्केट में, और छोटा मोटा ऊपर नीचे जाने का है। और ये जैसे गोल्ड आपका 1,43,480 है, सिल्वर आपका 2,22,680 है
है ना। तो जी। ये अभी कोई न ऊपर है न नीचे है, अब एक बार स्टेबलाइज सा हो गया है, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, है ना, बहुत ज्यादा क्योंकि मूवमेंट की उम्मीद हाँ, नहीं कर। बिल्कुल ठीक। जैसे अब क्रूड भी मैंने देखो, बताया 71-51 डॉलर पर जी। बैरल नॉर्मल क्रूड है, ब्रेंट है 76। तो ये 76। ऊपर जाके अब नीचे की तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि लग नहीं हम्म। रहा है कि वार फर्दर एक्सलेट होगा। वार फर्दर एक्सप्लोर होगी, बिल्कुल। सुभाष जी, जैसे देखिए थर्सडे को जब हमारी मार्केट गिरी थी तो आई थिंक जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिसे कहते हैं, जिसमें 2,500 से ज्यादा शेयर नीचे थे और 500-600 ऊपर थे, नीचे थे और 500-600 शेयर सिर्फ ऊपर थे। तो ऐसे समय में जब मार्केट निफ्टी 500 टूटा था, तो मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं कहूं कि मुझे ऐसा लगता था कि एफआईआईज भी खूब बेचेंगे, वो भी बेच रहे होंगे। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट डे उसको देखा तो एफआईआईज ने उस दिन 1900 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी थी, यानी कि जब सारी दुनिया ने हमारे देश में बेचा था तो उन्होंने खरीदारी करी थी। तो ऐसा मतलब ये क्यों रहा, इसके पीछे क्या माइंडसेट रहा होगा? क्या ये माइंडसेट रहा होगा कि ये जो लड़ाई है, ये तो अभी फिर जिस तरह से उन्होंने माइंडसेट भापा कि भाई अभी फिर वापस ये सुधर जाएगी तो फिर एकदम से तेजी आ जाएगी तो फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, ये उनका सिनारियो रहा, या कोई और भारत के अंदर उन्होंने कोई मजबूती देखी? देखो ऐसा है, अब है ना, इंडिया का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो गया है वैल्यू बाइंग के जी। हिसाब से। जी। और बाहर के मार्केट से ना, ये जो सेंटीमेंट है वो कितना ही अभी तेज हो गया, दोबारा से तेज हो जाए, लेकिन उस लेवल को फर्दर बहुत तेज पकड़ना आसान नहीं लग रहा। हालांकि अभी तक फ्राइडे को भी नेस्डैक, ये डो जोन्स और S&P 500 सब बढ़े हैं और जी। ऑल टाइम हाई के ऊपर है ना। तो अब यही देखने वाली बात है कि वहां पे फिर भी इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि मार्केट बढ़ेगा, और इंडिया में तेजी लग रही है क्योंकि वो वैल्यू बाइंग आ गई है। और इसी जी। प्रकार है नहीं, और इंडिया ने अब जैसे अपने फॉरेक्स को भी ये 7 बिलियन से बढ़ा है फॉरेक्स रिजर्व्स, और जो स्कीम लेके आए थे MCNR, फॉरेन NRI डिपॉजिट्स, और जी। ECB हेजिंग का कॉस्ट RBI बियर कर रही है, इससे 75 बिलियन US डॉलर आने की उम्मीद है। तो इससे हमारा करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है वो रुक गया है, और हो सकता है थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन आ जाए, तो ये पॉजिटिव है। और जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर बताया था 14-15 पी पर चल रहा है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, और इसलिए बैंकिंग सेक्टर पिछली वीक बढ़े भी हैं। तो IT सेक्टर भी बहुत नीचे आ चुके हैं, और इसमें लगता है कि अब ये भी AI वगैरह, क्लाउड और डेटा सेंटर, इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर तरफ डिक्लेरेशन हो रही है। जैसे अडानी ग्रुप और रिलायंस जियो, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर रखी है। तो ये सेंटिमेंट इंडिया के अंदर भी वही सब बन रहा है और तेजी से काम हो रहा है। तेजी से काम हो रहा है, बिल्कुल। सुभाष जी, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की रेंज लूं, बट उससे पहले एक सवाल जो मैंने शुरुआत में ही मतलब एक हिंट दिया था कि जो हमारा जो लाइफ टाइम हाई था, यानी कि 26,342 या 352 जो भी था, 26,300 प्लस था, तो वो कब तक आपको लगता है संभावना कि वो रिक्लेम कर सकता है निफ्टी, और उसके ऊपर भी 27,000 या 30,000 के ऊपर जाने के लिए, और क्या क्या सिनारियोज और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो मार्केट उसको लाइफ टाइम हाई को रिक्लेम भी करे और उसके बाद आगे भी चले? देखो रविंदर जी, अगेन वो ये बात है कि वैसे प्रिडिक्ट करना, बहुत सारे मार्केट है ना, बहुत सारी सिनारियोज पर काम हैप्पनिंग करते पर, हैं। हाँ, सिनेरियो पर डिपेंड करता है ना। और यदि इफ एवरीथिंग रिमेन द सेम, और अब जैसे मानसून ही थोड़ा हमारा खराब हो गया, तो इस पे भी हमारी मार्केट डिपेंड करती है ना। जी। तो अब हम ग्लोबल क्यूज को ना देखें, क्योंकि ग्लोबल क्यूज अब नॉर्मल से हो गए हैं, तो जी। यहाँ पे तेजी है ना। और तेजी को पूरी तरह तेजी पकड़ने के लिए ये सेंटिमेंट थोड़े और पॉजिटिव चाहिए कि भाई ये क्वार्टरली रिजल्ट अब कैसे आ रहे हैं, और हम एडॉप्शंस क्या क्या कर रहे हैं, है नहीं। और सारी कंपनियां अब लगी हुई है, तो मेरे ख्याल मार्केट में पिछले वीक से तेजी आ जानी चाहिए थी, फिर वो रिन्यूड कर दिया था वॉर का, तो उसका आरंभ एक बार नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो सेंटिमेंट एकदम टूट जाता है ना। तो लोग घबरा जाते हैं, पैनिक आ जाता है। तो अब दोबारा से इस वीक में मोमेंटम बनेगा, फिर यदि ये वीक अच्छा रहता है तो फिर नेक्स्ट वीक से मेरे ख्याल तेजी पकड़नी चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत सारे आ जाएंगे,
उनके रिजल्ट्स का भी बेनिफिट मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सुभाष जी, तो अब ये जो दर्शक जिसका इंतजार करते हैं, फिर बताइए कि नेक्स्ट वीक का जो रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो क्या रहने वाला है? देखो 24,207 पे निफ्टी क्लोज हुआ था, तो 23,800 से 24,700 के बीच में मैं सोच रहा हूँ मार्केट रहना चाहिए। 23,800 से लेके 24,700। हाँ जी, 900 पॉइंट का है इस बार, 1000 की बजाय 900 दिया है। बिल्कुल ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी 58,040 पर क्लोज हुआ था, ये 57,250 से 59,250 के बीच में रहना चाहिए। 57,000 250 से 59,250। ओके, ये 2000 का रेंज है, ये 2000 57,250 से लेके 59,250। और निफ्टी रहनी चाहिए 23,800 से लेके 24,700, ये रेंज है। और ये रेंज का मतलब सिर्फ यही है कि ये विश्लेषण है, एनालिसिस है। हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कि जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं, वो चीजों को समझे, मार्केट को बेहतर तरीके से समझे, वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। हमारा यही प्रयास है। सुभाष जी, एक और लास्ट में चलते चलते सवाल पूछना हाँ जी। चाहता हूँ। हालांकि प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कई बार बोल चुके हैं, बता चुके हैं लोगों को, कहते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में ना फंसा करें, अच्छे इन्वेस्टर बने। तो ये जो भी सेबी का जो नया एक फिर से रिपोर्ट आया है, कि जिसमें कहा है कि 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल डुबोई है और 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान किया है। और इसी 1 लाख करोड़ से अधिक के नुकसान को बचाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स का सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ाया था। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाना मुझे लगता पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि भाई वो, क्योंकि जो ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना कैलकुलेशन नहीं करते ना कि मेरा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस ट्रेड के ऊपर कितना चला गया, कितना चला जाएगा। वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट और लॉस ही देखते हैं, और अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग को? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग एक बिल्कुल सही चीज है, सबको करनी चाहिए, या कुछ लिमिटेड लोगों को करनी चाहिए? और वो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए जिनको ये कर सकते हैं आपकी समझ से? क्योंकि आप तो देखिए दिग्गज हैं, देखो, लीडर हैं। गवर्नमेंट ने ऑप्शन पे एससीटी बढ़ाया था, है ना। और तो यदि यदि वो कहते हैं भी सट्टे को हमें एनकरेज नहीं करना, तो फिर वहां पे कैश के अंदर एससीटी घटा देते, उसको प्रमोट करते, जी। है ना। तो वो तो एक आर्गुमेंट कैसे भी कर सकते हैं। और जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, स्पेकुलेशन नहीं करें, है नहीं। उसमें तरीका यह है कि कोई नेट वर्थ की गाइडलाइंस ला सकते हैं, कुछ और ऐसा पॉइंट ला सकते हैं कि जिससे कि वो सट्टा ना मारे। लेकिन प्रवृत्ति क्या है, हमने ये देखा है किसी न किसी मार्केट में वो सट्टा करते हैं जो सट्टा करने वाले हैं। यहाँ पे उसके पे पाबंदी लग जाएगी तो बहुत सारे, आपने देखा होगा, क्रिकेट के सट्टे होते हैं, ऑफ मार्केट लोग सट्टा करना शुरू कर देते हैं, मंडियों के अंदर सट्टे होते हैं। तो प्रवृत्ति जिसकी होती है वो कर ही लेता है। तो हम इसको थोड़ा यहाँ सेफ मैकेनिज्म देके अलाउ भी करें लिमिटेड वे के अंदर, तो इसको मैकेनिज्म को रिव्यू बिल्कुल, करके, उसको है ना, बिल्कुल आपने सही सिस्टमेटिक सही काम किया जा सकता है। जी, जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। वो बड़े सारे ऐप आ जाते हैं, रमी ऐप आ जाती है, कोई और हाँ जी। क्रिकेट ऐप आ जाती है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल, यानी कि सरकार को ये और सेबी को ये सोचना चाहिए कि भाई इनको किस तरह से एजुकेट करें, किस तरह से समझाएं कि भाई यहाँ पे आपके पैसे का, आपकी कैपिटल का कितना रिस्क है, तभी उसके हिसाब से चलेगी। और ये आपने सुभाष जी बहुत सही बात कही कि भाई सरकार ने अगर एक तरफ से उस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया था, तो दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटाना चाहिए था। तो शायद उसको एक एनकरेजमेंट की बात कही जा सकती थी। अन्यथा यही लगता है कि सरकार ने भी मौका देखा कि यहाँ से टैक्स मिल सकता है, तो टैक्स ले लो इस नाम पे, तो वो टैक्स ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ दर्शकों को आपके शो से बड़ी गाइडेंस मिलती है, बहुत जानकारी मिलती है, और तभी इसी वजह से भारी मात्रा में दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, और आप भी उनको निराश नहीं करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद जी रविंद्र जी।